महाराणा प्रताप भाग 2। महाराणा प्रताप की मानसिंह से भेंट। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि जिन जिन लोगों ने यवनों के साथ संबंध स्थापित कर या उनकी अधीनता स्वीकार कर अपने को पतित बना लिया है, उनके साथ मैं कोई सरोकार नहीं रखूंगा। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्हें समय समय पर बड़ी बड़ी विपत्तियों में रहना पड़ा था, पर वे कभी अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं थे। शोलापुर के युद्ध में विजयी होकर लौटते समय रास्ते में अमराधिपति महाराज मानसिंह कमलमीर में महाराणा प्रताप के यहाँ ठहरे। प्रताप ने उनके आतिथ्य सत्कार का पूरा प्रबंध करा दिया। खिलाने पिलाने का सारा भार महाराणा प्रताप के पुत्र कुमार अमेर सिंह पर था। जब थालियां परोसी गईं, तब मानसिंह ने कुमार अमर सिंह से पूछा, महाराणा प्रताप कहाँ हैं? क्या वे भोजन करने नहीं आएंगे? कुशून्य अमर सिंह ने कहा, राणा के सिर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, वे आज भोजन नहीं करेंगे। परंतु मानसिंह कब मानने वाले थे। उन्होंने बारंबार अमर सिंह से राणा को बुला भेजने के लिए कहा। उनके बारंबार आग्रह करने और अंत में ये कहने पर कि वे अगर नहीं आते तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। महाराणा प्रताप सिंह आए। उन्होंने आकर बड़े गर्व से मानसिंह के सामने कहा, राजपूत वंश में जन्म लेकर जो आदमी तुर्कों के साथ बैठकर खाता पीता है, जिसने तुर्कों के हाथ में अपनी बहन को सौंपा है, उसके साथ एक पंक्ति में बैठकर सूर्यवंशी या राणा खान पान नहीं कर सकते। अमराधिपति मानसिंह के मुंह से एक भी शब्द उनकी बातों के उत्तर में नहीं निकला। मारे क्रोध के खून का घूंट पीते हुए वे परोसी हुई थाली छोड़कर उठ खड़े हुए और फौरन जाने की तैयारी कर घोड़े पर सवार हो गए। जाते समय मानसिंह ने कहा, यदि आपका ये गर्व चूर्ण नहीं किया तो मेरा नाम मान नहीं। प्रताप ने कहा, आपकी बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब अगर आप युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे तो और भी अधिक संतोष होगा। इसी समय किसी ने कहा, और अपने फूफा अकबर को भी लेते आना, भूल न जाना। मानसिंह का क्रोध सीमा पार कर गया, पर वे उस समय वहां कर ही क्या सकते थे। वे सीधे दिल्ली पहुँचे। सम्राट अकबर से उन्होंने सब बातें सविस्तार बताईं। नमक मिर्च लगाने से भी बाज नहीं आए। अकबर के ऐश्वर्य वैभव और सामरिक बल की कोई तुलना नहीं थी। उसने शाहजादा सलीम के अधीनस्थ में विशाल मुगल वाहिनी भेजी। सलाहकार की हैसियत से मानसिंह और मोहब्बत खां भी भेजे गए। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी पर मुगलों को सेना आ पहुंची। इधर महाराणा प्रताप के पास केवल 22,000 सैनिक और करीब 1,000 भील लड़ाके थे। फिर भी संवत 1632 के श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी तिथि का हल्दी घाटी में मुगलों की विशाल वाहिनी के साथ घोर संग्राम हुआ। मुट्ठी भर राजपूत वीरों की सेना के पराक्रम को देख मुगल सेना बुरी तरह परास्त होने लगी। मुगल सेना के पैर उखड़ गए। महाराणा प्रताप अद्भुत वीरता के साथ लड़ने लगे। मुगल सेना तितर बितर ही गई। ये देख रणोन्मत्त महाराणा प्रताप मानसिंह को खोजने लगे, पर मानसिंह का कहीं पता भी नहीं लगा। खोजते खोजते राणा सलीम के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी तलवार का वह हाथ झाड़ा कि सलीम के दोनों शरीर रक्षक एक साथ ही साफ हो गए। सलीम हाथी पर हौदे में बैठा हुआ था। महाराणा अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार थे। उन्होंने अपना विशाल भाला तानकर सलीम की ओर फेंका। हौदे से टकराकर फीलवान के लगा, जिससे वह भी साफ हो गया। भागने के सिवा अब सलीम के लिए दूसरा कोई उपाय न रह गया। वह भागा, उसकी सेना भी भागी। राणा प्रताप ने उसका पीछा किया। वे कुछ दूर तक पीछा करते गए। इसी समय मोहब्बत खां वगैरह की चेष्टा से फिर मुगल सेना आगे बढ़ी। महाराणा प्रताप यद्यपि चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घिर गए, अंगरक्षक और साथ की सेना भी अलग रह गई, तथापि वे न तो घबराए और न चिंतित हुए। बहुत से राजपूत वीर मारे गए। झालापति वीरवर मन्ना ने भी इसी समय महाराणा की रक्षा करते जाकर अपने प्राण गंवाए। महाराणा जब चारों ओर से घिर गए थे, तब भी उनके अंग पर केवल 7 घाव लग सके थे। इसी से समझ में आ सकता है कि वे किस वीरता और कुशलता के साथ लड़े होंगे। शत्रु सेना को काटते फेंकते और रोंदते हुए महाराणा प्रताप उनके बीच से निकल आए। संध्या हो गई और पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में एक से एक बढ़कर 14,000 वीर खेत आए। इस प्रकार महाराणा हार गए, पर पकड़े नहीं गए।
उदयपुर पर चढ़ाई। संवत 1633 ईस्वी में फिर मुगलों की सेना ने माघ के महीने में उदयपुर पर चढ़ाई की। इस बार भी महाराणा प्रताप को बहुत हानि उठानी पड़ी। वे छोड़कर कमलमीर में जाकर रहने लगे, पर वहां भी वे चैन से नहीं रह सके। तमाम राज्य भर में मुगलों की सेनाएं जहां तहां पड़ाव डालकर अड़ गईं। कमलमीर पर भी मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। चारों तरफ से ऐसी नाकेबंदी कर रखी गई कि प्रताप के लिए गहन जंगलों और पहाड़ी गुफाओं के सिवा और कहीं रहना असंभव हो गया। वे जंगलों, गिरी गुहाओं और कंदराओं में सपरिवार जीवन व्यतीत करने लगे, पर पराधीनता स्वीकार नहीं की। वे अब भीलों के साथ रहने लगे। रानी और बच्चों के कष्टों की सीमा न रही। किसी दिन जंगली फल मूल खाने को मिल जाता, तो किसी दिन वह भी नहीं मिलता। इसी समय एक दिन एक बड़ी ही करुणापूर्ण घटना घटित हुई। कई दिन बाद एक भील घासों के बीज का बना हुआ आटा दे गया। उसकी रोटी बनी। राणा के भूखे लड़कों के आगे रोटी दी गई और लड़के तो रोटी खा गए, पर उनकी लड़की ज्यों ही खाने गई, त्यों ही एक बन बिलाव आया और उसे उठाकर भाग गया। लड़की जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। राणा कुछ ही दूर पर लेटे हुए थे। उसकी चिल्लाहट सुन उन्होंने उस ओर देखा। ये दृश्य देखकर राणा प्रताप का अविचल हृदय भी विचलित हो गया। महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा। कभी अधीर न होने वाला हृदय भी आज अधीर हो उठा। विशाल राज्य के अधिकारी राणा के लड़कों की ये दुर्गति उनके लिए असहाय हो उठी। उन्होंने उसी समय एक पत्र सम्राट अकबर के पास भेजा। वे जानते थे कि अकबर की वश्यता स्वीकार करते ही वे पुनः अपना राजपाट सब कुछ पा सकते हैं। पुत्र पुत्री सभी सुखी रह सकते हैं। अकबर के दरबार में वह पत्र पहुंचा। अकबर के आनंद उत्साह की सीमा न रही। दिल्ली में सर्वत्र बड़ी धूमधाम से आनंद मनाया जाने लगा। अकबर ने वह पत्र कविवर पृथ्वीराज को दिखाया। पृथ्वीराज ने उसे बहुत ध्यान से देखा और कहा कि जहां पनाह, मुझे तो इसे देखकर भी यह विश्वास नहीं होता कि यह पत्र महाराणा का लिखा हुआ होगा। पृथ्वीराज बड़े मार्मिक कवि थे। इधर तो उन्होंने अकबर के मन में ऐसा संदेह उत्पन्न कर दिया, उधर महाराणा प्रताप के पास कविता में एक पत्र लिख भेजा।